हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो जैसे कि हमारी क्लास 12 की वीडियो सीरीज चल रही है चैप्टर 2 की, तो ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान जो एक ग्रुप था, जैसे ईयू एक ग्रुप बना था, ऐसे ही आसियान बना था। तो यहाँ पे आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो एशियन जो कंट्रीज हैं, ये जो आसियान के जो कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, तो ये कहाँ पे आते हैं। जैसे अगर हम देखें कि साउथ ईस्ट में, यानी साउथ में और ईस्ट पोर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज का ग्रुप दे रखा है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कंट्रीज होते हैं ये सारे के सारे एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है आसियान। ठीक है, तो मैप में हमने देख ही लिया है इसको। ये एशिया का ही एक रीजन है और यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी और बाद में भी जो ये कंट्रीज हैं ये पूरी तरीके से सफर्ड हो रखे थे। किस चीज़ से कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, जो इनकी पॉलिटिकल चीज़ें थी बहुत ख़राब थी। ठीक है, और इनको क्या है, जो वर्ल्ड वॉर से पहले क्या है, जापान ने और यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी तरीके से इनको कॉलोनाइजेशन बना रखा था, अपने कॉलोनीज बना रखी थी इन क्षेत्रों में। तो इसलिए क्या है, ये कभी भी जो तरक्की नहीं कर पाए, पूरी तरीके से डोमिनेंस में रहे इन कंट्रीज के नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे हम देखें कि अगर वर्ल्ड वॉर खत्म ही हो जाता है तो उसके बाद ये क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये देखते हैं कि भाई हमारी नेशन बिल्डिंग नहीं हो पा रही है ना, हमारी पॉवर्टी है बढ़ती जा रही है लगातार, हम इकोनॉमिक बैकवर्ड होते जा रहे हैं, बहुत पिछड़ गए हैं हम, है ना। और इनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कोल्ड वॉर के टाइम पर, जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो उनपे क्या है, यूएसए एंड यूएसएसआर ये दो ब्लॉक्स थे, तो इनमें भी क्या है, इनमें मर्ज होने के लिए, इनमें अलायंस होने के लिए इनके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई किसको ज्वाइन करोगे तुम। अगर यूएसएसआर को करते हैं तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, और अमेरिका को करते हैं तो यूएसएसआर जो है वो नाराज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए, और फिर साथ में क्या है कि अगर आप अलायन कर भी लेते हो तो आपके पास भाई पैसा और आपकी पॉलिटिकल पावर ये सब भी तो होनी चाहिए ना इनके साथ, क्योंकि ये जो चीज़ें फेस करेंगे वही सारी चीज़ें फिर हमको भी फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए क्या है, इनके पास इतना बजट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि ये किसी के साथ अलायन रह सके। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इनके ऊपर प्रेशर था कि भाई ये कहाँ पे शामिल होंगे, है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के रहते हुए जो ये टकराव है, ये भागा भाग जो लगी हुई है कोल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर की, तो इस सब चीज़ों में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इल एफर्ड हो जाता है। मतलब इतना इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि भाई हम चीज़ों पे काम करें, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अलाइन हो। तो ये अपने आप को ही देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि इनको क्या है, बैंडंग जो कॉन्फ्रेंस होती है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस क्या है, ये अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ के जो एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे ये लोग ट्रीटी करते हैं कि भाई साथ में काम करेंगे। ऐसे ही एक ग्रुप है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नैम के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था, इसके साथ 5 कंट्रीज जो थे उन्होंने साथ में मिलकर काम किया था। ठीक है, तो इनमें भी इनको जगह नहीं मिलती है। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग किस तरीके से अपने आप को खड़ा करें, है ना। इतनी गरीबी में हम हैं, इतने ज़्यादा पिछड़ गए हैं, इतने अंडर डेवलप्ड हो गए हैं हम बहुत ज़्यादा, तो हम किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आए। तो ये खुद अपना एक कॉपरेशन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी ग्रुप का नाम जो होता है वो आसियान होता है। यहाँ पे ये लोग एक विकल्प सोचते हैं कि भाई हमें ऐसा बनाना चाहिए एक एसोसिएशन। तो यहाँ पे उसी विकल्प को ये अपना रियल रूप धारण कर देते हैं, जिसको आसियान का नाम दिया जाता है। तो आसियान हमारा बनके तैयार हो जाता है 1967 में। आसियान की फॉर्मेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। और इसमें क्या है, स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज होते हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो जब ये बनता है तो इसमें ये 5 कंट्रीज होते हैं, बाकी के जो ये मर्ज होगा हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करते हैं, एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं बैंकॉक के अंदर। ठीक है, तो बैंकॉक में ये साइन करते हैं कि भाई हम 5 कंट्रीज जो है सबसे स्टार्टिंग में अपना मिलजुल के काम करेंगे, है ना। और इनका जो काम करने का मेन थीम होता है कि भाई हम किसके अंडर में काम करेंगे। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेनली बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन को, कि बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे। तो इसलिए क्या है, फिर ये देखते हैं कि भाई हमें कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपने कंट्रीज की, कैसे सोशल प्रोग्रेस भी करना है अपने समाज का भी, और किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट भी करना है। यानी अपने कल्चर को नहीं भूलना है, सब चीज़ हमें करनी है, तरक्की भी करनी है, पैसा भी कमाना है, ट्रेड भी सब करना है, लेकिन अपने कल्चर के साथ करना है। ठीक है, तो ये लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और साथ में ये रीजनल पीस की भाई शांति बनी रहे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। ठीक है, सब जो कल्चर है, जो सोशली जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहे। तो यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ के अंडर में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो रूल होता है उसके अंडर में ये काम करते हैं। और बाकी की चीज़ों में क्या है, ये सब बढ़िया से काम कर रहे थे, तो कोई किसी को दिक्कत आती नहीं है। और जो 5 कंट्रीज जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि भाई बाद में और मर्ज होंगे, तो ये 5 कंट्रीज और इसमें मर्ज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रुनई, दारुसलम, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार।
म्यांमार, तो ये 5 कंट्रीज बाद में ऐड ऑन होते हैं और कंबोडिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंबोडिया ये सारे मिलके क्या करते हैं, 5 से 10 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है। उनका जो लोगो है वो हम ये इसका लोगो है यहाँ पे, ये देखिए ये दिस वन। ठीक है, तो ये इनका क्या है, इनका जो फ्लैग है ना उसमें बना हुआ ये लोगो है। और ये क्या बताता है कि जो 10 जो राइस के स्टॉक्स है ना, ये मिलके एक गट्ठर बना दिया है, एक गुट बना दिया है। तो ये हमारे 10 के 10 कंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखें जो ईयू है, जिस तरीके से ईयू काम करता था ना, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें 27 कंट्रीज थे, है ना। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ही गुट में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका था ना आसियान का, वो ईयू के जैसा नहीं था। जैसे ईयू ने क्या किया था, इसने बाकी के जितने भी कंट्रीज इसके अंडर में आते हैं, जैसे 27, वैसे स्टार्टिंग में ये 12 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे मर्ज होता चला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, अपना एक टारगेट फिक्स कर दिया था कि भाई हमारी कॉमन करेंसी होगी, हमारी कॉमन पार्लियामेंट होगी, है ना, हमारा कॉमन फ्लैग होगा, कॉमन एंथम होगा, कॉमन ट्रेड होगा, मतलब व्यापार जो मार्केट है वो सभी कॉमन रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, सब कंट्रीज इसके साथ जो है कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन आसियान ने क्या किया था, आसियान ने किसी को भी ऐसे मतलब डोमिनेंस में नहीं रखा था कि भाई तुम सबको एक जैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग इंडिपेंडेंटली होके काम करेंगे, है ना, सबकी अपनी अपनी सॉवरेंटी होगी, नेशनल सॉवरेंटी होगी, नेशनल पीस बरकरार रखेंगे, फ्री ट्रेड वगैरह करेंगे, कोई टैक्स एंड टैरिफ्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना ये रास्ता अपनाया था, इसी रास्ता को बोला जाता है आसियान वे। ठीक है, आसियान शैली जिसको बोलते हैं। तो इनके इंस्टीट्यूशंस ने बिल्कुल भी ईयू के जैसे काम नहीं किया, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी। और यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल रहेंगे, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट रहेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ में ना मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के भी। ठीक है, टकराव नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के मामलों में, और कॉपरेशन से काम करेंगे। ठीक है, और मेनली क्या है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए बनाया जा रहा है, तो उस हिसाब से काम करना ही है। और नेशनल सॉवरेंटी जो है, इसको ये का मेन फंक्शन रहेगा। सभी कंट्रीज के जो भी उनका गवर्नमेंट है, काम करने का जो उनका तरीका है ना, जो उनकी प्रभुत्वता है वो बनी रहे, वो अच्छे से बरकरार रहे। तो उस पर क्या है, ये लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि आसियान जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, है ना। आसियान जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर बहुत जाना जा रहा था, अपना ट्रेड को लेके, अपने व्यापार को लेके, अपने सोशली, है ना, अपने कल्चरली जो इनके स्फेयर्स है उसकी वजह से जाना जा रहा था। तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो 2003 में हम क्या देखेंगे कि जो आसियान है वो अपने कुछ कम्युनिटीज बनाता है। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज दे रखी हैं, जैसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है ना, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है ना, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है। तो ये 3 पिलर्स बनाते हैं। इन 3 पिलर्स पे क्या है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, वो इनका जो इंस्टीट्यूशन है पूरा टिका हुआ रहता है। तो जैसे ईयू ने अपने कुछ बनाए थे, इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, तो ऐसे ही ये भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे जो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, ये क्या करती है, चीज़ों को जो है शांति से बातचीत करके सुलझाने में विश्वास रखती है। यहाँ पे जो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि चीज़ों को इतना बढ़ाया जाए कि भाई वहाँ पे हमें मिलिट्री हेल्प लेनी पड़े या फोर्स को लगाना पड़े। और 2003 के आसपास क्या है, जो भी कंट्रीज होते हैं इनके साथ जो रहते हैं वो समझौता वगैरह ये लोग करते हैं, एग्रीमेंट्स ये साइन करने लग जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं, जिस भी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट करते थे उसे प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम जो है पीस कायम रखेंगे, न्यूट्रलिटी रखेंगे, यानी निष्पक्षता रखेंगे, कॉपरेशन पूरा रहेगा, सहयोग पूरा मिलेगा, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। तो जैसे आसियान ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी कंट्री की किसी और कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसमें ये इनका कोई रोल नहीं रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, नेशनल डिफरेंसेस जो भी हैं उन सबकी रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे कंट्रीज का अपना खुद का लॉ होता है, खुद का कानून होता है, खुद की सरकार होती है। तो उस हिसाब से ये चीज़ों को क्या करेंगे, ये रेस्पेक्ट करेंगे। इनके खुद के अलग अलग कंट्रीज के सॉवरेन राइट्स रहेंगे। तो उसी के चलते हुए ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो इनके अधिकार होते हैं उनका सम्मान करना, उनको वचनबद्धता एक तरीके से जाहिर करना, प्रॉमिस करना कि भाई हमारी ये एक तरीके से हमारी ये उसूल हैं, इन्हीं को हम अपनाते हैं। तो यहाँ पे आसियान के साथ जो देशों की जो सुरक्षा और जो विदेश नीतियाँ थी ना, जो तालमेल बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एक रीजनल फोरम तैयार करते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो अदर कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से विदेशी नीतियां अपनाएगा, कैसे तालमेल बनाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, एक मंच तैयार करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि आसियान जो है ये एक ऐसा एसोसिएशन था जिसको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जैसे US है, EU है, जापान है, ये तो खैर है ही आगे क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल की थी, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी है ये छोटी रहती है लेकिन बहुत तेज़ी से आगे
बढ़ने वाली रहती है। ठीक है, तो सारे कंट्रीज़ के लिए एक रोल मॉडल सा बन जाता है कि भाई देखो ये कितनी जल्दी तरक्की कर रहे हैं, इन्होंने क्या चीज़ों को अपनाया है। तो इनकी जो विकास नीतियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और इनका जो प्रभाव है, मतलब इनका प्रभाव बाकी के कंट्रीज़ पे भी खूब पड़ रहा था। सारे कंट्रीज़ जो हैं इनसे कुछ ना कुछ देख ही रहे थे कि ये देखो कैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं ये मिलजुल के काम कर रहे हैं और अपने आर्थिक और अपने सामाजिक जो भी राजनीतिक चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या है, ये कॉमन मार्केट जो है इसको लेकर चलते हैं कि भाई हमारा जो एक कॉमन मार्केट रहेगा, हम एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड किया करेंगे और उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देंगे। जैसे तो आसियान जो है ये किसके लिए जाना जाता है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, अपने लेबर सर्विसेज है ना, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है क्योंकि ये करने लग जाता है ये सारी चीज़ें ना। FTA जो मॉडल है ये मोस्टली यहीं से निकलता है पहले कि भाई ट्रेड एंड टैरिफ से फ्री हम जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो टैरिफ वगैरह टैक्स वगैरह लगता है ना तो उसकी वजह से ट्रेड जो है थोड़ा मंदा पड़ जाता है कि भाई ये पैसा एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो US है और चाइना जो है ये भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं, इनको प्रस्ताव देते हैं कि भाई हम भी आपके साथ इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं, आपके साथ FTA साइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आसियान जो है ये हमने देखा है कि बहुत रैपिडली ग्रोथ ये करने लग जाता है। जो इसका रीजनल ग्रुप होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसका एक विजन होता है कि 2020 तक जो हमें क्या है इंटरनेशनल लेवल तक काम करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने जो संबंध बनाने हैं अच्छे से अच्छे। तो इन सब पॉलिसीज़ के चलते हुए जो आसियान है इसी तरकीब से क्या करता है, कंबोडिया के जो टकराव होते हैं, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको समाप्त करवा देता है ना। तिमूर के जो संकट चल रहे थे, तिमूर में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, उनको भी ख़त्म करवा देता है बातचीत के माध्यम से। और यहाँ पे जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ होते हैं ना तो उनके साथ उनके सहयोग के साथ ये क्या करता है, एक तरीके से वार्षिक बैठक जो है वो आयोजित करवाता है। 1999 के टाइम से ये शुरू हो जाती है। तो आगे हम देखें जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति है ना तो ये क्या करती है, जो इंडिया है, चाइना है, इसको काफ़ी आकर्षित करती है। इसकी जो पॉलिसीज़ है, इसका जो तरीका है काम करने का है ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इन कंट्रीज़ को और ये अपने पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब पार्टनर्स बनना चाहते हैं इसके। ठीक है, तो इंडिया है, चाइना है, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और चाइना तो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया है लेकिन इंडिया जो है अभी डेवलपिंग कंट्री ही है। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडिया है ना इसने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में इतना आसियान को कंसिडर नहीं किया था। जैसे कि नैम के बारे में बात की थी हमने, बैंडंग के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे इन दो कॉन्फ्रेंसेस ने आसियान को इतना कंसिडर नहीं किया था। लेकिन आज की डेट में जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, अपनी नीतियों को उसने सुधारा है, अमेंड किया है और आसियान के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं। 3 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं हमने, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ठीक है, और जो बाकी के कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी काम जारी है। और 2010 में आसियान और इंडिया का FTA एग्रीमेंट जो है ये साइन हो गया था। तो आसियान का जो ये एकमात्र एक तरीके से हम देखें ना कि जो इसकी ताकत है वो क्या है, इसकी क्षेत्रीय संगठन इसकी ताकत है ना। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इसकी ताकत है और ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये आज की डेट में एक साथ बने हुए हैं इतने लंबे अरसे से, तो ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, तो इसकी ताकत जो बनी हुई है, इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपना रखी हैं उस पर ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये एक तरीके के डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, चीज़ों को जो है वो संवाद से, परामर्श से ही चीज़ों को सुलझाते हैं और ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है, एक ऐसा रीजनल एसोसिएशन है जहाँ पे क्या है एशिया और उसके बाकी के जो कंट्रीज़ हैं ना, जो विश्व की और जो शक्तियाँ हैं तो अपने राजनीतिक और अपने सुरक्षा मामले जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं, इससे बातचीत करते हैं। एक पॉलिटिकल मंच इन्होंने उपलब्ध करवा रखा है तो यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पिक देख लेते हैं, ये 2018 की है। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये 10 कंट्रीज़ जो है ना आसियान के, इनके साथ हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन हुआ होगा तो इधर यहाँ पे एक पिक दे रखी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक देखते हैं हम, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं स्टार्टिंग में जो उनकी पॉलिसी थी, एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईस्ट एशियन नेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पॉलिसी थी जिसको बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये 1990s के समय पे जो है ये
इंडिया ने इसको स्वीकार किया था कि भाई हम जो है एशियन नेशन की तरह काम करेंगे। तो जो नरसिम्हा राव थे वो काफ़ी सारे जो उस समय पे चल रहा था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ना उन सब चीज़ों के लिए हमने आसियान की जो है ये पॉलिसी को अपनाया भी था कि हम इन सब चीज़ों से काम करेंगे। तो यहाँ पे जो इनकी लुक ईस्ट पॉलिसी की, इनको देखो, इन्होंने 5 छोटे छोटे कंट्रीज़ ने कैसे एक बड़ा समूह बना लिया है अपना, जो आज की डेट में इतना अपने आप को ना सब मतलब एक इम्पोर्टेंस दिलवाता है कि भाई हमारा एक ग्रुप जो है वो इस तरीके से काम करता है ना, सबको बहुत पसंद भी है इस ग्रुप के काम करने का तरीका। तो यहाँ पे जो हमने 2014 में क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसको साइन किया था नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में ही इसको साइन किया गया था दिसंबर के मंथ में। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसका नाम है, ये क्या है, इकोनॉमिक जो इंट्रैक्शन है हमारे किस कंट्रीज के साथ, आसियान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ, मतलब बने रहेंगे, हम इन पे काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आसियान का टॉपिक जो है ये फिनिश होता है और मिलेंगे फिर राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।